तो स्टार्ट करें आज का कार्यक्रम। जेनेटिक्स से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि कुछ समय पहले से चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, जीन का आकार होता है, तो जीन किस आकार का होता है? ये हम काफी लंबे समय से चर्चा करते आ रहे हैं कि जीन कहाँ पाया जाता है। जैसे ये कोशिका है, ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर आपका गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर आपके डीएनए हैं और डीएनए के ऊपर आपका जीन है। और ये प्रश्न ये है कि ये जो जीन है ये किस आकार का है। तो ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आकार बताओ जीन का क्या है, एक एक करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नियमित आकार का होता है, सर्पिलाकार होता है, अनियमित आकार का होता है यानी कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, या त्रिशंकु के आकार का होता है। 3 में से 4 में से कौन सा अपने को ठीक लग रहा है? जो ठीक लग रहा है वो बता देना, और अगर कोई भी ठीक नहीं लग रहा है तो फिर दिमाग ये लगाना है इनमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता, और जो नहीं हो सकता उसके बाद दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, फिर जो ठीक लगे फिर उसकी ओर बढ़ना प्रयास करो, तब जाके हम थोड़ा आंसर जो नहीं पता है उसमें से भी आंसर निकाल पाएंगे। तो जीन का जो आकार है इनमें से कौन सा लगता है? इधर गगनेंद्र, मेरे को एक का ही नाम याद है इसलिए मैं एक का ही नाम बार बार बोल देता हूँ। सी नंबर लग रहा है, अनियमित यानी कि जीन का कोई विशिष्ट आकार नहीं होता तुम्हारे अनुसार। पीछे मतीन, डी त्रिशंकु आकार, 2 लोगों के अपने अपने मत। पीछे बी सर्पिलाकार, नाम क्या है तुम्हारा? नीरज। आगे, अरे नहीं, तुम्हारे आगे जो बैठा है वो है? अच्छा, डी कितने ऐसे हैं जिनको लग रहा है डी आंसर हो सकता है, यानी कि उसका आकार त्रिशंकु हो सकता है, त्रिशंकु आकार हो सकता है जीन का। कितने ऐसे हैं जिनको लग रहा है? बी। ठीक, इसका सही आंसर है बी, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार किसका आकार है? जीन का है। ठीक, जीन का आकार सर्पिलाकार होता है। जीन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जीन माता पिता के गुणों को संतानों में पहुंचाने का काम करता है। माता पिता से जो लक्षण हैं या जो गुण हैं वो संतान में पहुंचाने का काम कर रहा है। जैसे अपन ने यहाँ पे अभी देखा ना, डीएनए और जीन, तो आधे लक्षण माता से आ रहे हैं, आधे पिता से आ रहे हैं। तो आधे लक्षण जब पिता से आ रहे हैं तो आधे जीन भी पिता से जा रहे होंगे और आधे जीन माता से जा रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पे ये कुछ फैक्ट हैं जो याद रखना है। अतः जीन को आनुवंशिक वाहक भी कहते हैं। तो जीन को आप क्या करें? आनुवंशिक वाहक, या वाहक की जगह अगर ये लिखा हुआ मिल जाए कि निम्नलिखित में से आनुवंशिक इकाई क्या है, तो आनुवंशिक इकाई पूछ ले या आनुवंशिक वाहक पूछ ले, दोनों जीन ही होती है। लेकिन अगर ये पूछ ले आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो आपको पदार्थ बता देना है डीएनए। आनुवंशिक जो पदार्थ है वो है आपका डीएनए, जबकि आनुवंशिक वाहक और आनुवंशिक इकाई जीन होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सबसे वाहक क्या होता है? वाहक का मतलब होता है एक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाना, कैरियर। वाहक मतलब कैरियर। ठीक है, अगला प्रश्न, सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर किया गया था किसका था या कौन सा था? कपास। ठीक है, सबसे पहला ट्रांसजेनिक तो समझ में आता है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हो जाता है वो ट्रांसजेनिक कहलाता है, जो हमने मेंस में बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा था। जैसे ये कोई एक बीज है, इस बीज के अंतर्गत हमने क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया, और वो परिवर्तन उसके जीन में कर दिया है, तो ये क्या हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, तो जब जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक। तो कौन सा सबसे पहला है जो व्यावसायिक रूप से उपयोग में लाया गया था ट्रांसजेनिक? एक व्यक्ति ने कहा कपास, और इधर आगे कपास। ठीक है, अपना भी आंसर कपास। कपास, 3 लोगों का आंसर कपास। आगे तंबाकू लग रहा है, खाते भी हैं क्या? तो फिर कैसे लग रहा है? तलब तो नहीं लग रही। तंबाकू। पीछे
कपास। नाम क्या अपना? नम्रता। बहुत ही नम्रता पूर्वक कपास आंसर आया तुम्हारा, और इसका सही आंसर कपास नहीं है भाई, तंबाकू है। सबसे पहली ट्रांसजेनिक फसल जो व्यावसायिक रूप से बनाई गई थी, चीन के द्वारा बनाई गई थी, जिसको ट्रांसजेनिक कहा गया, और ये थी कपास, तंबाकू। क्या थी? तंबाकू। यह तंबाकू पौधा प्रतिजैविक यानी कि प्रतिरोधी, प्रतिजैविक यानी कि जो कीटाणुओं से अपनी सुरक्षा खुद कर सके, ऐसा ट्रांसजेनिक बनाया गया था चीन के द्वारा सबसे पहला। ठीक है, तो ये याद रखना है, अपने को यहाँ से प्रश्न परीक्षा में मिल सकते हैं। उसने विषाणु प्रतिरोधी तंबाकू भी बनाई थी, यानी कि ऐसी तंबाकू बनाई थी जो वायरस के अटैक को रोक सके या खुद सुरक्षित हो सके। टोबैको मोज़ेक मॉडल, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल ने अपने जो आनुवंशिकता के सिद्धांत दिए हैं, जो हम पहले लेक्चर के अंतर्गत भी समझ लिए हैं और पहले इसके संबंध में ऑब्जेक्टिव भी लगा लिए हैं। ऑब्जेक्टिव के दौरान हमने बताए थे मेंडल ने अपने 3 आनुवंशिकता के सिद्धांत दिए हैं। अब ये तीनों जेनेटिकल जो थ्योरी हैं वो मेंडल ने दी हैं, वो किस पर आधारित हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर लग रहा है अपने को? इधर आगे डी। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो आंसर मानते हैं? हाथ ऊपर करो कि डी आंसर होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार बताया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अगर इस तरीका कोई प्रश्न पूछा जाए और उसमें आंसर हो डी, तो हम ये समझ लेते हैं कि 99.99% आंसर डी ही होगा। लेकिन 0.1% कभी कभी चोट भी लग सकती है। क्या ये वही स्थिति है या नहीं है, इसको देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो अपने अनुसार आंसर क्या होना चाहिए? डी ही होना चाहिए। अच्छा, डी को छोड़कर कोई आंसर देना चाहे ऐसा कोई व्यक्ति है? ए का मतलब वेजिटेटिव या इसको सोमेटिक भी बोलते हैं, है ना। तो चलो ठीक है, एक व्यक्ति निकला जो डी को छोड़कर एक रिस्क ले रहा है, और वो रिस्क भारी भी पड़ सकती है या अपन क्लास में छा भी सकते हैं कि वाह यार, इसको कहते हैं हिम्मत। इधर पीछे नीरज, सी नीरज अलग ही चल रहा है। लैंगिक जनन, वैसे तुम्हारा पहले सही था तंबाकू। लैंगिक जनन, अच्छा तुम्हारा था तंबाकू। लैंगिक जनन सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। इधर आगे डी, अफसोस ये वही स्थिति है 0.01 वाली। उसके पीछे आप लॉजिक लगाओ कि अगर वो लैंगिक जनन होगा तो अलैंगिक क्यों होगा? मतलब सेक्सुअल भी है और ये सेक्सुअल भी कैसे हो जाएगा? या तो उसके नियम लिंग पर आधारित होंगे या बिना लिंग के आधार पर चलेंगे, या सोमेटिक होंगे। तो दोनों नहीं हो सकता ना, एक जगह सोमेटिक भी है और दूसरी जगह सेक्सुअल भी है, और तीसरी साइड उसने अलैंगिक भी लिखा है। जब अपन ने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी, टेस्ट ट्यूब बेबी, उसमें पढ़ा था ना, यह एक अलैंगिक विधि है। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म ओवम को क्या कर रहे हैं? फ्यूज करा रहे हैं, जिससे जायगोट बन रहा है, तो वो अलैंगिक है। तो ऐसा कभी जेनेटिक्स के अंदर मेंडल ने किया ही नहीं, तो अलैंगिक तो वो हो ही नहीं सकती। जब एक चीज कट गई तो उपरोक्त सभी तो आंसर ही नहीं हो सकता। इसीलिए हमने जब कोश का विभाजन पढ़ा, या आपने जब पढ़ा होगा, तो आप 2 टाइप से कोश का विभाजन पढ़ते हैं। एक सोमेटिक सेल डिवीजन, जिसे हम कहते हैं समसूत्री कोश का विभाजन, है ना, माइटोसिस सेल डिवीजन। दूसरा होता है मियोसिस सेल डिवीजन। तो ऐसी स्थिति में अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, और अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। आंसर ए और सी में से एक ही है। अब लगाओ हिसाब, अब क्या हो सकता है? मेंडल ने जो दिए थे अपने नियम, वो या तो आंसर ए हो सकता है या सी हो सकता है, बी तो हो ही नहीं सकता। जब बी नहीं हो सकता तो डी तो अपने आप कट गया। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहा है तो जेनेटिकल जो भी चीजें होंगी वो सेक्सुअल होंगी ना। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या आ जाएगा? लैंगिक। यानी कि उसने क्या किया था, पहले F1 पीढ़ी ली, पहले कोई एक लिया पौधा लंबा और एक पौधा लिया उसने बौना, दोनों के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस यानी कि लैंगिक प्रजनन कराया उसने। जब कराया और उसके बाद F1 पीढ़ी में उसको ये लक्षण मिला,
जब F1 पीढ़ी में उसको ये लक्षण मिला तो इसके बीच में स्वपरागण किया, सेल्फ पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन भी लैंगिक है। कायिक जनन होता है सोमेटिक, जैसे आपने एक पौधा लिया, पौधे का तना काटा और गाड़ दिया और पौधा उग गया, हाँ, और बाकी का आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलकर किसी को जन्म दे रहे हैं वो लैंगिक हो गया। अब वो लैंगिक की जगह अलैंगिक भी हो सकता है जब उन पदार्थों का आप लैब में उपयोग करके किसी को जन्म दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या आएगा? लैंगिक। और ये याद रखना, मेंडल के जितने भी नियम थे सब लैंगिक प्रजनन पर आधारित थे, ठीक है। तो मेंडल के आनुवंशिकता के जो सिद्धांत, हालांकि वो सिद्धांत कितने हैं? 3। और कौन कौन से हैं? पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, और दूसरा जो नियम है वो है पृथक्करण का, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। और ये तीनों नियम जो हैं वो लैंगिक जनन पर आधारित थे। किस पर आधारित थे? लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, पता होना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है गुणसूत्रों में होता है, यानी कि ये वो पूछना चाह रहा है कि गुणसूत्र किससे बने हैं, या निम्नलिखित में से गुणसूत्र के अंदर क्या चीजें होती हैं। तो गुणसूत्र के अंदर क्या क्या पाया जाता है? ए, डीएनए और लिपिड पाए जाते हैं, या डीएनए और लिपिड से बना होता है। बी ऑप्शन आरएनए और एमिनो एसिड्स। सी ऑप्शन है डीएनए और प्रोटीन, और डी ऑप्शन है आरएनए और शुगर यानी कि शर्करा। ए। बहुत ही उत्साहवर्धक आंसर दिया गया है गगनेंद्र के द्वारा, और आंसर बोला गया है ए। तुम बताओ। सी, डीएनए और प्रोटीन, ठीक है। तो 2 आंसर अपने को प्राप्त हुए हैं, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और लिपिड। अपन बताओ। सी, ठीक है, 2 लोग सी के मत में हैं। सी, पीछे सी। इंडिविजुअल अपना मत देना, किसी ने सी बोल दिया उसी हिसाब से सी मत मोड़ जाना, क्योंकि वहां पे अपने को कोई बताने वाला नहीं है ना। एक बार जब मैं परीक्षा दे रहा था तो उसमें पूछी गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो मुझे मालूम था, लेकिन फिर भी मैंने एक एक करके उंगलियों पे गिन लिए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना ना। एकदम से चीज क्लिक हो रही है, पूरा कॉन्फिडेंट है तो बात अलग है, नहीं तो हर एक चीज को चेक करो, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा में इतना समय मिलता है कि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सोच कर, समझ कर, एनालाइज करके आंसर दें। सी अभी भी नहीं हिले, सी ही है, ठीक है। पीछे सी, गूगल पे चेक कर लिया क्या? तो ऐसा नीचे देख के बोल रहे सी, इधर पीछे सी, सबका पूरी क्लास का सी आंसर। तो फिर मेरी क्या हिम्मत कि मैं इसको बदल दूं। गगनेंद्र, तो फिर तुमने एक क्यों बोला? ऐसा जानबूझ के? इसका आंसर सी ही है। अब मुझे ये बताने का प्रयास करो कि ये प्रोटीन लिखी है, इसके अंदर प्रोटीन होता कौन सा है? एक दिन बताई भी थी मैंने, हिस्टोन प्रोटीन। वेरी गुड। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब दोनों मिल जाते हैं तब जाके आपका एक गुणसूत्र बनता है। और डीएनए जो है वो 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, और 1 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बन रहा है आपका जीन। ये प्रश्न हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो गुणसूत्र जो है वो आपके डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, और जो प्रोटीन होती है वो होती है आपकी हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर, डीएनए के कोडकरण यानी कि कोड की बात हो रही है। तो डीएनए के जो कोड खंड होते हैं, यानी कि जो कोड होते हैं सीधी सीधी भाषा में, उनको क्या कहते हैं? डीएनए जो है वो डीएनए एक विशेष प्रकार के कोड में पाया जाता है, और ये कोड कौन से होते हैं? ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एक विशेष कोड में लगे होते हैं। इन कोड को आप किस नाम से जानते हैं? उनको आप कोडोन कह रहे हो क्या? उनको म्यूटॉन कह रहे हो क्या? उनको इंट्रॉन कह रहे हो क्या? उनको एक्सॉन कह रहे हो क्या? कह रहे हो उन कोड को, जो डीएनए के अंदर कोड पाए जा रहे हैं, उन कोड को क्या नाम दे रहे हैं? शब्दावली क्या है बताओ? थोड़ा लॉजिक लगाओगे निकाल लोगे। कोड को कोडोन कहेंगे ना,
कोड को क्या कहेंगे? कोडोन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? डीएनए के अंदर जो कोडकरण खंड पाए जाते हैं यानी कि जो कोड पाए जाते हैं उनको कोडोन कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं अपन? कोडोन। ठीक है, डीएनए में होती है। तो डीएनए में क्या होती है? इनमें से सभी जगह क्या लिखा है? शर्करा यानी कि ग्लूकोज। तो डीएनए के अंदर कौन सा ग्लूकोज पाया जाएगा या कौन सा शर्करा पाई जाती है? हेक्सोस पाई जाती है, एरिथ्रोस पाई जाती है, सीडो हेप्टुलोज पाई जाती है, पेंटोस पाई जाती है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक बता देना है कि डीएनए के अंदर ये वाली शर्करा पाई जाती है, ये वाला शुगर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सी ऑप्शन है ना। इधर डीएनए के अंदर कौन सी शर्करा पाई जा रही है? पेंटोज। कौन सी पाई जा रही? ये जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं ना, ये बहुत बेसिक प्रश्न है, ज्यादा टफ नहीं है। टफ प्रश्न इन्हीं को आधार बना के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका डीएनए है, तो डीएनए का यदि केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता चलेगा डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर में 3 चीजें पाई जाती हैं, और यही 3 चीजें पाई जाती हैं आपके आरएनए के केमिकल स्ट्रक्चर में। डीएनए के अंदर एक शर्करा पाई जाती है जो होती है पेंटोज शर्करा। डीएनए के अंदर कुछ नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। संकेत के हिसाब से मैंने थोड़े से लिख दिए हैं, पूरा नहीं लिखा है। एक होता है प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडीन। और जो प्यूरिन होते हैं वो आगे चल के डिवाइड होते हैं 2 नाइट्रोजन बेस में, जिसका नाम है एडिनिन और गुआनिन। पिरामिडीन भी 2 ही होते हैं जो आगे चल के डिवाइड हो रहे हैं साइटोसिन और थाइमिन में। तो ये 4 नाइट्रोजन बेस हैं, और यही नाइट्रोजन बेस आपस में एक कोडोन के थ्रू लगे हुए हैं, जिसको डीएनए कोड बोल रहे हैं ना। डीएनए कोड यानी कि कोडोन, वो इसी को ही बोला जा रहा है। नाइट्रोजन बेस एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन जो आपस में जुड़े हैं। अब कौन किससे जुड़ा है? जैसे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है एडिनिन, ठीक है, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। अब इस तरीके से जुड़े हुए। अब एडिनिन किससे जुड़ रहा है अपने को पता ही नहीं है, गुआनिन किससे जुड़ रहा है अपने को मालूम नहीं है। तो इस चीज को याद रखना, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यानी कि AGCT ऊपर से लिखो, ऐसे नीचे से रिपीट कर दो तो एडिनिन थाइमिन के सामने आ जाएगा, यानी कि एडिनिन थाइमिन से जुड़ रहा है। ठीक है, गुआनिन किससे जुड़ रहा है? साइटोसिन से। जब गुआनिन साइटोसिन से जुड़ रहा है तो साइटोसिन गुआनिन से, थाइमिन एडिनिन से, एडिनिन थाइमिन से, गुआनिन साइटोसिन से, और इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। तो ये है आपका कोडोन। कोडोन क्या है? ये इसी को ही आप पता कर लेते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई। इसी से अपराध शास्त्र में आप बता देते कि भैया कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है। ठीक है, तो इसके अंदर डीएनए के अंदर जो शर्करा पाई जा रही है वो पेंटोज है, और एक चीज और जो पाई जा रही है वो है फॉस्फेट के अणु, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, तो कुल मिला के डीएनए के अंदर आपकी 3 चीजें पाई जा रही हैं। ठीक है, जिसमें से शर्करा कौन सी है? पेंटोज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पद जीन किसने बनाया था? यानी कि यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि जीन जो शब्द है, पद यानी कि शब्द जो है जीन, वो किसने दिया? जीन शब्द को किसने दिया, यानी कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने जीन शब्द को सबसे पहले उपयोग में लाया था? मेंडल ने जीन शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, जोहानसन ने किया था, वॉटसन ने किया था, बीडल ने। किसने जीन शब्द का यूज सबसे पहले किया? बी, जोहानसन। ये पहले लेक्चर में भी हो चुका है। मेंडल ने जब जेनेटिक्स दिया था तो जेनेटिक्स के देते समय उन्होंने जीन शब्द का उपयोग नहीं किया था, जीन के स्थान पर वो उपयोग कर रहे थे कारक। मेंडल जो इस्तेमाल कर रहे थे वो उपयोग कर रहे थे कारक, यानी कि ये बता रहे थे कि इस चीज के पीछे ये कारक जिम्मेदार है, वो कारक जिम्मेदार है, और उसी कारक को या उसी शब्द को देने वाला वैज्ञानिक था जोहानसन। इसी ने इस कारक के स्थान पर जीन शब्द का सबसे पहले उपयोग किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जीन को जोहानसन ने बताया। जीन का खोज या जीन की खोज जोहानसन के द्वारा की गई थी। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के पिता कहे जाते हैं।
मेंडल जेनेटिक्स के फादर हैं, लेकिन जेनेटिक्स शब्द या जीन शब्द देने वाला मेंडल नहीं है, जोहानसन है। ठीक है। नेक्स्ट, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है, यानी कि अभिव्यक्त यानी कि एक्सप्लेन करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है। जब कोई एक जीन एक से अधिक लक्षण अभिव्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, तो इस प्रकार के जीन को आप क्या नाम देंगे? ऐसा एक कोई जीन जो एक से ज्यादा लक्षण दे रहा है, तो उस जीन को आप क्या नाम देंगे? बहुप्रभावी जीन बोलोगे आप उसको, है ना, मल्टी इफेक्टिव या अपरूपी, स्वपोषित, परपोषित, क्या नाम दोगे आप उसको? है एक वो आता है ना, सीरियल भी आता है, इस प्यार को क्या नाम दूं मैं, तो आपको ये बता देना इसको क्या नाम देंगे? डी, सी, चल ठीक है। पीछे तुम क्या नाम दोगे? अपने नाम अपने हिसाब से रख दो। वैसे तो बहुत लॉजिकल प्रश्न है, साधारण सा है, बिना अगर अपन जेनेटिक्स का इसमें कुछ नियम लगाएं तो भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो गाना बहुत अच्छा गाता है, एक व्यक्ति है जो गाना बहुत अच्छा गा रहा है, लेकिन जब उसको बोला जाए कि डांस भी करना है तो डांस भी बहुत अच्छा कर रहा है, फिर बाद में जब टेस्ट होता है तो परफॉर्मेंस उसका टेस्ट में भी बहुत अच्छा आ रहा है, यानी कि पढ़ता भी बहुत अच्छा है, तो यानी वो व्यक्ति क्या है? मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, यानी कि बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकता है। जैसे आपकी विंडोज भी होती ना, मल्टीटास्किंग, बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकती है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? मल्टी इफेक्टिव, बहुप्रभावी, बहुत सारे प्रभाव एक साथ उसमें दिख सकते हैं। आई चीज समझ में? तो ऐसा कोई भी जीन जो एक साथ कई कार्यों को कर सकता है, उसको क्या कहते हैं आप? बहुप्रभावी। जैसे कि ब्लड के पीछे एक जीन जिम्मेदार है, लेकिन ब्लड बहुत सारे काम कर रहा है, क्योंकि ब्लड क्या है? एक बहुप्रभावी जीन का उदाहरण है। ठीक है। अर्थात जीन एक हो लेकिन प्रभाव अलग अलग दिखें, यानी कि एक ही जीन के कई अलग अलग प्रभाव देखने को मिले, तो उस जीन को कहते हैं बहुप्रभावी जीन, जैसे कि आपका ब्लड। ठीक। अगला प्रश्न, बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, इसमें मैं थोड़ा समय दूंगा। बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराध्वनिक तरंगें यानी कि अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स द्वारा अधिक प्रभावी तरीके से होती हैं। यानी कि अगर हम किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग का निर्धारण करें तो हमें दो प्रकार की तरंगें उपयोग में लाने के लिए सुविधा दी जाती है। आप एक्स किरण के माध्यम से ही उसका लिंग जांच कर सकते हैं कि ये गर्भ में लड़का है कि लड़की है, या उसकी जगह आप अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं यानी कि पराध्वनिक जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोनों में से वरीयता दी जाती है किसको? पराध्वनिक, यानी कि हम एक्सरे यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण बताना है। तो पहला कारण ये हो सकता है क्या? एक्सरे जो है वो पराध्वनिक यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों के समान कार्य करती है तथा अधिक स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखा पाती। एक्स किरण और अल्ट्रासोनिक एक जैसा काम तो कर रही हैं, लेकिन जो अच्छी तस्वीर है वो एक्स किरण नहीं दिखा पाती है, इसलिए हम अल्ट्रासोनिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये लॉजिकली सही है? ये ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है एक्सरे जांच पराध्वनिक की तुलना में अधिक महंगी होती है, यानी कि अगर हम एक्सरे जांच करवाएं तो हमें वो कॉस्टली पड़ती है, इसलिए हम अल्ट्रासोनिक करवा लेते हैं, यानी कि हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, तो उससे पता चलता है। तो ये कहना चाह रहा है कि वो महंगा है, ये सस्ता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एक्सरे पराध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक है, यानी कि आपकी जो एक्सरे आप करवाओगे जिससे लिंग का परीक्षण होगा तो आपको वो ज़्यादा हानिकारक प्रभाव देगा इस अल्ट्रासोनिक वेव्स की अपेक्षा, इसलिए हम अल्ट्रासोनिक यूज करते हैं, एक्सरे नहीं करते, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो 3 में दिमाग दौड़ाना है, क्योंकि ये वो स्थिति है जिसमें से एक आंसर निश्चित है, आप उपरोक्त में से कोई नहीं मत लगाना। सी, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अगर कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा तो पहले और सी के बीच में हो रहा होगा, है ना। तो पहले और सी में से कौन सा ज्यादा सही लग रहा है? सी। सी क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पे हम यही देख सकते हैं कि जब हानिकारक होगा तो ही हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हानिकारक नहीं होगा तो अपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी ही है। फिर अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं, जिन्हें अल्ट्रासाउंड वेव्स भी कहते हैं, उसके बारे में कि ये जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं फ्रीक्वेंसी के आधार पे। एक अश्रव्य, ठीक है, और दूसरा श्रव्य, और तीसरा पराश्रव्य। एक ऐसी ध्वनि तरंग है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो तो वो कहलाती है आपकी अश्रव्य, मनुष्य इन ध्वनियों को नहीं सुन सकता। दूसरी ऐसी ध्वनि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेके 20,000 के बीच में होती हैं, उनको मनुष्य सुन लेता है, तो ये ऑडियोबल कहलाती हैं, श्रव्य। और ऐसी पराश्रव्य ध्वनि तरंगें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से अधिक होती है, वो मनुष्य सुनने की क्षमता ही नहीं रखता। कुत्ते सुन लेते हैं, सांप सुन लेता है, चमगादड़ सुन लेता है, ठीक है, लेकिन जो अभी छोटा सा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी, वो भी सुन लेता है, हम नहीं सुन पाते। हमारे कान की जो हड्डियां हैं वो सबसे ज़्यादा विकसित होती हैं कब? जन्म के साथ, और शरीर की कोई हड्डी विकसित नहीं होती। जन्म लेने के साथ साथ आपके शरीर की कान की जो हड्डियां हैं वो सबसे ज़्यादा विकसित होती अन्य हड्डियों की अपेक्षा। तो हमारी सुनने की क्षमता बचपन में बहुत ज़्यादा होती है, धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं तो हमारी सुनने की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, ठीक है। तो ऐसी ध्वनि तरंगें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है वो पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड वेव्स कहलाती हैं। और इन तरंगों का यूज हम उपचार करने के लिए या परीक्षण करने के लिए भी करते हैं, अन्य यूज भी हैं इसके। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यही तरंग इसलिए इस्तेमाल की जा रही क्योंकि एक्स तरंग ज़्यादा हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर देती है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया, यानी कि डीएनए को आर्टिफिशियली किसने बनाने का प्रयास किया? इनमें से सबसे पहले आर्टिफिशियल डीएनए किसने बना लिया, इस तरीके से समझ लें। ऑर्थर ने बनाया है, रॉबर्ट हुक ने बनाया है, एडवर्ड जेनर ने बनाया, या जोसेफ लिस्टर ने। इन चारों में से किस व्यक्ति ने सबसे पहले आपके डीएनए को बनाने का प्रयास किया है? बताओ। जोसेफ लिस्टर ने डीएनए को सबसे पहले बनाया। एक व्यक्ति का आंसर आ चुका है, सही है या नहीं इसका परीक्षण अभी थोड़ी देर से होगा। इधर आगे, ए ऑर्थर, ठीक है, ए ऑर्थर आ गया। और एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर भी आ गया। अब बच गया बेचारा बी, ये भी बोल दो कोई है, फादर ऑफ साइटोलॉजी है बेचारा, कोशिका की खोज किसने? डीएनए उसी के ही अंदर है, उसका भी नाम ले दो कोई, उसको बुरा लग जाएगा। बेचारा ऊपर बैठा बैठा सोच रहा होगा कि यार मैं इस लायक भी नहीं हूँ, कोई मेरा नाम नहीं ले रहा। अपन इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला आंसर वही गलत है, रॉबर्ट हुक नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है सी, एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर इसका आंसर है। नेक्स्ट, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं पूछा है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है? 4 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ठीक है, जिन्होंने डार्विनवाद दिया था, विकासवाद दिया था, ठीक है, उद्विकास भी उसी को बोलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल ने तो जेनेटिक्स दिया ही है, अपन ने आज भी पढ़ा है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, लेकिन यहां पूछा है मॉडर्न, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यही है। अच्छा, ऑटो हॉर्न, ये नहीं हो सकता, ऑटो हॉर्न कैसे हो जाएगा? ऑटो में बैठे बैठे हॉर्न मार रहा है,
ऑटो हॉर्न। ऑटो हॉर्न मतलब ऑटो में बैठ के हॉर्न मारना, ऑटो हॉर्न। हल्के मत लेना, परमाणु बम बनाया इसने, परमाणु बम बनाने वाला वैज्ञानिक है ऑटो हॉर्न। ऐसा हॉर्न बजाए सबके कान फट गए। तो खैर ये आंसर नहीं है, परमाणु बम बनाने वाला व्यक्ति है ये। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की, ये भी वो वैज्ञानिक नहीं है। चार्ल्स डार्विन जो है जिसने आपको जेनेटिक्स नहीं बल्कि जैव विकास इवोल्यूशन समझाया है, तो ये भी वो वैज्ञानिक नहीं है। अब चाहे मॉडर्न पूछ लो चाहे कोई भी पूछ लो, वैज्ञानिक यही है। ठीक है, तो मॉडर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक कहानी सुनाई थी ना मैंने, 1865 में इन्होंने क्या किया था, जेनेटिक्स के लॉ दिए थे। ठीक है, एक कोई साइंटिफिक मैगजीन हुआ करती थी, ब्रून सोसाइटी ऑफ साइंटिफिक, ऐसा प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा है। उस मैगजीन में इन्होंने 1865 में अपने जो जेनेटिक्स के लॉ थे वो पब्लिश कराए, बट इनके सिद्धांतों को किसी ने पढ़ा ही नहीं। 1884 में बेचारे की मृत्यु हो गई। अल्लाह के पास, या सॉरी ये तो क्रिश्चियन थे ना, गॉड के पास चले गए। ठीक है, जब वो वहाँ गए तो ऐसी स्थिति में वो वहाँ से देखकर रो रहे थे, यार मेरे को किसी ने पढ़ा ही नहीं, मेरे जो थ्योरीज हैं किसी ने देखे ही नहीं, ऐसा ऐसा। तो भगवान ने एक दूत भेजा कि चिंता मत कर, तेरी जुगाड़ करते हैं। तो गॉड का एक दूत आया जिसका नाम था डीब्रीज। डीब्रीज ने 1900 में इस थ्योरीज को दोबारा से पब्लिश कराया मेंडल वॉक के नाम से। उनको आधुनिक आनुवंशिकता के सिद्धांत नाम दिए गए। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स मेंडल ही है। ठीक है, बच्चा बड़ा हो जाए या छोटा रहे, बाप बाप ही रहेगा, बदल थोड़ी ना जाएगा। तो मॉडर्न पूछ लो या कोई भी पूछ लो, फादर जेनेटिक्स ही है। जेनेटिक्स का फादर मेंडल ही है। तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, खत्म हो गए होंगे अब तो। हाँ, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त। एक बार जेनेटिक्स पर और विचार करेंगे। ठीक है, तो इस आधार पे हमारे जो प्रश्न होंगे वो लगभग 50 हो जाएंगे। इन 50 प्रश्नों के अंतर्गत आपका जैव विकास, जेनेटिक्स, जीवन की उत्पत्ति, कोश का सिद्धांत या उससे जुड़े हुए और भी कई छोटे बड़े सिद्धांत कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स के प्रश्न लिए। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि जेनेटिक्स से प्रश्न भी ज़्यादा बनते हैं। ठीक, पिछली बार भी एक जेनेटिक्स का प्रश्न आया था, जीन कोड वाला, है ना। तो आपको जेनेटिक्स को अच्छे से तैयार करना है, इसलिए इसमें प्रश्न ज़्यादा थे। ठीक।